नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो एक ऐसे अभ्यर्थी से जुड़ी है जिसने पूरे देश में दूसरी रैंक लाकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। बात कर रहे हैं यूपीएससी 2020 रिजल्ट की। भोपाल से पढ़ी जागृति अवस्थी पूरे देश में दूसरे स्थान पर आई हैं। राजधानी भोपाल के मैनिट में जागृति ने पढ़ाई की है। पहला नंबर बिहार के शुभम कुमार को मिला है। 761 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास की है। तीसरे नंबर पर अंकिता जैन आई हैं। जागृति अवस्थी के घर खुशी का माहौल है। पूरे देश भर में यह परीक्षा आयोजित की जाती है और इसकी रैंकिंग देश भर के अभ्यर्थियों के लिए एक साथ जारी होती है। ऐसे में राजधानी भोपाल से पढ़ी जागृति अवस्थी ने न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन कर दिया है। पूरे देश में होने वाली इस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज सैनी इस वक्त सीधे मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस कामयाबी के दौरान जागृति अवस्थी से बात की। नाम तथा गुण और जागृति यानी जागृति का नाम ही होता है अपनी जागृति फैला देना, लेकिन भोपाल की जागृति अवस्थी ने एक ऐसा काम भी किया है जो दुनिया में इस समय मध्य प्रदेश बल्कि देश के अंदर चर्चा का विषय बना हो। मेरे साथ जागृति अवस्थी है। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, सेकंड पोजीशन हासिल की है। हम सब गौरवान्वित है और जागृति आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो थैंक यू सर। क्या कहेंगे जागृति, बहुत जैसा आपका नाम है वैसी आज आपकी जागृति दुनिया भर में दिखाई दे रही, खासकर हिंदुस्तान में लोग बात कर रहे हैं। एक ऐसे घर में आप बैठी है जहां से सारी चीजें बदलने वाली है, लेकिन कैसे ये शुरुआत हुई? पढ़ाई से लेके पहले ही तय कर रखा था आपने कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे? सर मैंने तो इंजीनियरिंग की है। 2017 में मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैनेट से। 2017 से 19 तक मैंने बीएचईएल में नौकरी की। बीएचईएल में रहते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ज़्यादा डाइवर्स सर्विस, जो मुझे ज़्यादा समाज में कुछ करने का मौका दे सके, ऐसी सर्विस का हिस्सा होना चाहिए। तब मैंने नौकरी छोड़ करके 1 साल पूरा तैयारी की और नौकरी में रहते हुए मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आ गया कि मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है, नौकरी छोड़ने में ठीक रहेगा। कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो होती है। वैसे भी कहते हैं कि यूपीएससी जब आप निकालते हैं, क्लियर करते हैं, तो एक सबका सपना होता है। हर कोई बच्चा जो छात्र होता है वो सोचता है, जब पूछते हैं 10th या 12th पास करता क्या बनेगा, तो बोलता है मैं कलेक्टर बनूंगा। और जागृति अब कलेक्टर ही बनेगी क्योंकि टॉप किया है आपने। तो कितनी मेहनत आपको करना पड़ी? सर मेहनत तो है, लेकिन जैसे आजकल कहते हैं एक स्मार्ट वर्क का कंसेप्ट आ गया है, तो हार्ड वर्क इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट। लेकिन हाँ, आप सिलेबस को समझ लीजिए, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको समझ लीजिए अच्छे से। तो मैंने उसमें पूरा 1 महीना सिर्फ एग्ज़ाम समझने में लगाया। फिर उसके बाद मैंने जब तैयारी करनी शुरू की तो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना। 2 साल नौकरी में थोड़ा सा वो टच से भी छूट गया था। 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना, फिर एग्ज़ाम पास आ जाए तो 12 से 14 घंटे हो जाता था वो। तो मेहनत तो है, साल भर की मेहनत है। जाहिर सी बात है, साल भर की मेहनत में बड़ा मुकाम हासिल करना। लेकिन लोग कई बार कई अटेम्प्ट देते हैं, ये सेकंड अटेम्प्ट में ही आप यहाँ तक पहुँच गई, तो इसके लिए क्या खास रहा? क्या जो पहले अटेम्प्ट में जो आपकी गलतियाँ हुई उनको आपने सुधार किया या कुछ नए तरीके से अपने आप को ढाला? पहले अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था और उसका रीज़न था कि रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में ये समझ में आया कि टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करके बहुत रिवीजन करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस इन द सेकेंड अटेम्प्ट। अब आप एक ऐसी नौकरी में जा रही हैं, पहले आप इंजीनियर नहीं और अब आप अधिकारी होंगी, आईएएस होंगी, सबसे श्रेष्ठ पद होता है। तो क्या प्रायोरिटीज़ रहने वाली है इस पद पर जाने के बाद? क्या मन में विचार चल रहे हैं और क्या क्या करने वाली है? चूँकि मेरा थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड भी है, मेरे पेरेंट्स का, मेरी मदर का, तो रूरल डेवलपमेंट में कुछ करने का मेरा बड़ा मन है। बाकी विमेन के फील्ड में, चिल्ड्रन के फील्ड में, तो मेरी आशा है कि मैं उस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकूं। कभी कभी ये होता है कि जब हम जिस परिवार से निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, ऐसा होता तो हम वो सब कर लेते। उन सब लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं रूरल्स पर ध्यान दूंगी और उसी बैकग्राउंड से मैं आती भी हूँ। डेफिनेटली सर, इंडिया में या किसी भी कंट्री में, सोसाइटी में सभी लोग इक्वली प्रिविलेज नहीं होते हैं। यदि आप नहीं हैं तो उसको एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह यूज़ करिए।
दैट चेंज योर डेस्टिनी यूजिंग योर ओन हार्ड वर्क। अब तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यदि आपको मालूम है कि आपको ऑनलाइन क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, तो ऑनलाइन यूज़ करिए। और मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ लीजिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। और गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स फॉर डिजिटल इंडिया एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड एवरीथिंग, सो एक्सप्लोर दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस। जो बच्चे देख रहे होंगे आपको, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, इट सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। तो बिल्कुल आप जिस सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं ये वर्थ इट है, मेहनत लगेगी, मेहनत करें और ज़रूर होगा, होल्ड ऑन टू इट। आपको विश्वास था कि आप सेकंड पोजीशन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट जब रिजल्ट आया आई ऑलमोस्ट स्किप फ्रॉम माई सीट, कि मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने अपने भाई को बोला कि चेक करो मैं ही हूँ ना। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा क्यों लग रहा था आपको कि अनएक्सपेक्टेड था? क्योंकि सर एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि आपको अपने मेंस के मार्क्स नहीं मालूम होते, आपको कुछ इंटरव्यू का नहीं मालूम होता, और बहुत टैलेंटेड लोग आपके साथ compete कर रहे होते हैं। तो एक रिस्क फैक्टर भी था कि व्हाट इफ नॉट, बट इट हैज़ बीन रियली नाइस। मेरा एक अंतिम सवाल है, परिवार का बहुत सपोर्ट होता है, परिवार ने किस तरह से सपोर्ट किया? मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट तो था कि नौकरी छोड़ने का डिसीजन, क्योंकि BHEL में परमानेंट जॉब थी, भोपाल में ही था, तो एक ये था कि मतलब क्यों करना है, दिस इज़ अ पीसफुल जॉब एंड एवरीथिंग, बट स्टिल व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं छोड़ना ही है, तो पूरी तरह से सपोर्ट देना। और ये भी समझाते रहते थे कि कोई बात नहीं होगा तो दोबारा ट्राई करेंगे, तो कभी भी मतलब प्रेशर नहीं क्रिएट होने दिया उन्होंने मेरे ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप हमारे साथ जुड़ी। लेकिन भाई भी है, जागृति के भाई भी हैं जो खुद अभी सेकंड। एक सवाल क्या कहेंगे, दीदी ने आज पोजीशन बनाई है, UPSC सिलेक्ट हुई, क्या आप भी अब इसी तरह के कुछ आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं अपनी फील्ड में आगे बढ़ूंगा, मुझे डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, मैं अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करूंगा। मतलब मेडिकल में आया हूँ तो लोगों को ट्रीट करूंगा, उसी फील्ड में अपना नाम बनाना है। तो कहते हैं कि मन में यदि कुछ कर गुजरने की कल्पना हो, मन में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, तो निश्चित है वो स्थान पाया जाता है, और जागृति उसका उदाहरण है। भारत के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस 2023 की तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी के सत्ता और संगठन मिलकर इसकी रणनीति में लगे हैं, जबकि कांग्रेस में 2018 में जिस तरह मंडलम और सेक्टर को मजबूत करके जीत हासिल की थी, अब उन्हीं मंडलम को छोटा करके मिशन 2023 की तरफ बढ़ने जा रही है। बीजेपी बतौर संगठन मजबूत मानी जाती है और कांग्रेस इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। 2018 के चुनाव से PCC चीफ कमलनाथ ने इस पर जोर दिया है। मंडलम सेक्टर का गठन किया और अब इन्हीं मंडलम की संख्या बढ़ाकर हर बूथ को साधने की तैयारी है। यानी एक मंडलम में 25 की जगह 12 से 15 बूथ होंगे। कांग्रेस में अभी 2300 मंडलम और 7000 सेक्टर हैं। अब नए मॉडल में इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। 2018 में ब्लॉक के नीचे मंडलम का गठन किया गया था। मंडलम को नया स्वरूप देने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति को प्रभारी बनाया गया है। माननीय कमलनाथ जी ने कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर अपने संगठन के लोगों से चर्चा करके निर्णय किया कि मंडल हम और छोटा करें, सेक्टर भी और छोटा करें, ताकि कार्यकर्ताओं का जो दायित्व है, जो उनके कार्य हैं, वो उनको जो कर सकते हैं कि कोई एक मंडल अध्यक्ष, अगर हम उम्मीद करते थे कि 20 बूथ की जवाबदारी ले लेगा, तो एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो असंभव रहता है। तो अब उन्होंने और मंडल छोटा करने का निर्देश पूरे प्रदेश में दिया है। सेक्टर भी 3 और 5 बूथ के बनाने का निर्देश उन्होंने दिया। और इस कार्यक्रम की गंभीरता इस बात से झलकती है कि हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं NP प्रजापति, उनको कमलनाथ जी ने ये दायित्व सौंपा है। आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम कांग्रेस के हित में होगा। बीजेपी में पहले ही मंडल और पन्ना तक पार्टी पहुंची है। अब हर बूथ को साधने के लिए नई रणनीति पर काम जारी है। लेकिन बात कांग्रेस की होती है तो बीजेपी उसे आईना दिखाने में पीछे नहीं है। केवल चुनावी रचना खड़ी करना, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब ये ढांचा उसका असफल हो चुका है पूरी तरीके से। नकल करने की बात जरूर कहते हैं। मैं 28 विधानसभा के उपचुनाव के समय उनके बयान पढ़ता था कि एक एक मतदान केंद्र पर 30 कार्यकर्ताओं को खड़े करेंगे, 3 नहीं मिल रहे थे, ढूंढे।
तो इसलिए कल्पना करना कुछ भी ठीक है, लेकिन संगठन नाम की चीज़ कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाला संगठन है। कांग्रेस अच्छी तरह समझती है कि बीजेपी का सामना करना है तो संगठन पर काम करना होगा और कमलनाथ इसी पर काम कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूती दी, लिहाजा जीत मिल गई। उसके बाद दमोह में भी ये प्रयोग काम आया। अब कांग्रेस इसी लाइन पर आगे बढ़ने की तैयारी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा मजबूत माना जाता रहा है। कांग्रेस समय समय पर ये बात कहती रही है, लेकिन अब मंडलम को छोटा कर कर कांग्रेस एक नई तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है और फिर 23 पर नजर भी है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। लगातार मंथन और दौरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि एमपी बीजेपी एक्टिव नहीं बल्कि सुपर एक्टिव है। अब इसके क्या मायने हैं, इसे आम लोग क्या समझें, तो देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में फिर हलचल, लगातार बैठकों का दौर, बीजेपी ऑफिस सीएम हाउस में मंथन, किस बदलाव को लेकर अटेंशन। वैसे तो बीजेपी हमेशा ही चुनाव को लेकर तैयार रहती है, लेकिन जब अलर्ट पार्टी में मंथन बढ़ जाए तो फिर पब्लिक का इस हलचल के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है। पिछले 2 दिनों से बीजेपी में फिर बैठकों का दौर दिखा है। बैठक सिर्फ बीजेपी कार्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीएम हाउस में भी मीटिंग हुई है। कोर ग्रुप की मीटिंग की भी बात सामने आई है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी सुहास भगत, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। कहा तो ये भी जा रहा है कि नए कोर ग्रुप में सिंधिया को भी शामिल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये जो वर्ष है उसको श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी वर्ष के हमारे जो कार्यक्रम हैं उनकी तैयारी की दृष्टि से, क्योंकि वर्ष भर ये चलेगा, संगठनात्मक काम का हमारा जो सुदृढ़ीकरण, काम का विस्तार, उन्हीं सारे पहलुओं पर आज बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक की रणनीति का खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस हलचल को चुनावी तैयारी और संगठनात्मक कसावट से जोड़कर तो देख ही रहे हैं। स्वाभाविक रूप से शिवराज जी हमारे नेता हैं और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेजी के साथ विस्तार भी हो रहा है और जन कल्याण भी हो रहा है। वैसे बीजेपी की इन बैठकों पर कांग्रेस की भी निगाह है। पहले सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया, फिर बताएंगे बीजेपी की हलचल पर राजनीतिक जानकार और क्या सोचते हैं। कुल मिला के बीजेपी के अंदर पूरी तरह से रस्साकसी चल रही है, घमासान चल रही है और आने वाले जो उपचुनाव हैं इसमें इसके सब रिजल्ट आ जाएंगे। राजनीतिक जानकार बीजेपी में ताजा हलचल को कड़े फैसलों से जोड़कर देख रहे हैं। हाल ही में प्रभारी मुरलीधर राव ने उन नेताओं के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया था जो 4-5 बार के विधायक हैं, फिर भी असंतुष्ट हैं। हो सकता है 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट में कई नए चेहरे नजर आएं। इतना ही नहीं, निगम मंडलों में रिक्त पदों पर भी कई नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। हाल ही में गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। संभावना है कि रामपाल और राजेंद्र शुक्ल जैसे दिग्गजों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। सिंधिया समर्थक भी शामिल किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 2018 की कमजोरी भी इन हलचलों के केंद्र में है। अगर बीजेपी की इन हलचलों को एक नाम दें तो इसे पार्टी का बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अमेरिका की तस्वीरों के बाद रुख करेंगे सीधे ग्वालियर की तरफ, जहां सिंधिया का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां सिंधिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्नेह भोज पर आमंत्रित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से सिंधिया खूब घुले मिले नजर आए। देखिए पूरी खबर। 3 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। सिंधिया ने मेहमानों को स्नेह भोज पर आमंत्रित किया। सिंधिया ने सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी के साथ एक एक कार्यकर्ता के पास जाकर मुलाकात की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं
और कार्यकर्ताओं से उनका हालचाल भी पूछा। इस दौरान सिंधिया ने बीजेपी नेताओं को नाम लेकर संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी जय सिंह कुशवाहा से मुलाकात के दौरान सिंधिया ने कहा कि क्या आप मुझे अपने घर पर ग्रीन टी पर आमंत्रित नहीं करेंगे। ये सुनते ही जय सिंह कुशवाहा गदगद हो गए। सिंधिया जी ने कहा ग्रीन टी कब पिला रहे हो, तो मैंने जब आप हुक्म करो। घर बहुत अच्छी बात आत्मिक। सिंधिया जी ने कहा ग्रीन टी कब पिला रहे हो, तो मैंने जब आप हुक्म करो। घर बहुत अच्छी बात आत्मिक। सिंधिया की बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह यादव से मुलाकात ने भी सुर्खियां बटोरी। सिंधिया के गढ़ गुना में उनकी जीत का तिलस्म तोड़ने वाले महेंद्र सिंह यादव भी सिंधिया से मिलने के बाद बेहद खुश नजर आए। मुलाकात के बाद महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सिंधिया उनकी पार्टी के नेता और सर्वमान्य हैं। नहीं, सिंधिया जी तो ये कह रहे हैं अच्छे से काम करना है। अभी उपचुनाव, उसके बारे में चर्चा की कि उपचुनाव को भी फिर लगना है। तो अपन चुनाव में लगते ही है, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सभी लोग काम कर रहे हैं। सिंधिया भी इन मुलाकातों से खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ये मेरा परिवार है। एक एक व्यक्ति को सम्मान देना, लोगों का उत्साह बढ़ाना मेरा काम है। मैं तब तक विकास और प्रगति की सोच पर हूँ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये मेरा परिवार है। एक एक व्यक्ति को मान सम्मान देना, उनका उत्साहवर्धन करना, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है उसी पे मैं लगा हूं और लगते रहूंगा जब तक हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाए। मंत्री पद संभालने के बाद सिंधिया का ये पहला ग्वालियर दौरा है, जिसे पार्टी और कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सिंधिया ने भी एक बार फिर ये साबित किया कि वो बीजेपी के हैं और बीजेपी उनकी है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में रोजगार के लिए पलायन करने वाले श्रमिक फिर से लामबंद हो रहे हैं। रोजगार नहीं मिलने की वजह से संगठन बनाकर व्यवस्थाओं पर श्रमिक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इधर पक्ष विपक्ष श्रमिकों के पलायन मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आमने सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ में हर साल लाखों की संख्या में मजदूर रोजगार के लिए महानगरों की ओर पलायन करते हैं। इस साल भी खेती किसानी का काम खत्म करने के बाद मजदूर 4-5 महीने के लिए खाली हो जाते हैं और उनके लिए रोजगार की मारामारी होती है। लिहाजा खेती किसानी का काम पूरा करने के बाद एक बार फिर बिलासपुर से बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि यहाँ उन्हें किसी तरह का रोजगार नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे राज्यों में मजदूरी करने पलायन करना पड़ता है। पैसा कौड़ी मांगते तो वक्त में पैसा ऐसे टाइम में देथन, कहीं कोई मेहमान आ गए घर, कहीं लेबर के छट्टी हो गए, कहीं लेबर के यहाँ दुर्घटना होते, कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ते तो हॉस्पिटल तक पैसा पहुँचा जाता है। हम लोग चाहते हैं सर हम लोग भी यहाँ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग पेट जीने के लिए बाहर जाता है। हम लोग भी चाहते हैं। इधर पलायन के मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इस मुद्दे पर विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार मजदूरों किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। श्रमिकों को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए न जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने भूमिहीन मजदूरों को हर साल 6,000 रुपए देने की घोषणा कर उन्हें फायदा पहुंचाने का काम किया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, ये सम्मान के साथ व्यवस्थित ढंग से जाएं। इन अपेक्षाओं के साथ इस संदर्भ में मजदूरों को हित को लेकर के, सरदारों के हित को लेकर के विधानसभा में भी चर्चा हुई। इस तरीके से क्लबिंग और पूरी योजना बना करके काम करने की आवश्यकता है। देखिए, ये बहुत वर्षों की परंपरा रही है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ पर एक सीजन की फसल होती है, बहुत सारे जगह में, बहुत सारी जगह असिंचित है, तो वहाँ के मजदूर ये करते हैं कि यहाँ पर आके खेती किसानी करने के बाद वो अधिक कमाई के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहाँ पर उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। और एक वर्षों से चली आई परंपरा है, और उनसे कहा कि अब आप छत्तीसगढ़ छोड़ के मत जाइए, आप छत्तीसगढ़ में रहिए। अभी भी जो आपको सुखबुगाहट है, मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ के मजदूर पलायन इसलिए करते थे कि 4 महीने 5 महीने की खेती के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता था। अभी मुख्यमंत्री जी ने
जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके लिए 6,000 रुपये की घोषणा की है। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय शुरू करने की बात की गई कि उनको यहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो सके। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ धान की फसल लेने के बाद मजदूर और किसान खाली हो जाते हैं। लिहाजा ज्यादा आय की तलाश में श्रमिक महानगरों के लिए सालों से पलायन करते आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार इन मजदूरों के लिए अब तक रोजगार का कोई बेहतर विकल्प नहीं खोज पाई है, जिससे इन मजदूरों को यहाँ पूरे साल रोजगार दिया जा सके। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।